सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पर्यावरण भूगोल के अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला देखेंगे। ये जो टॉपिक हैं बीए पार्ट फर्स्ट के साथ एमए प्रीवियस ज्योग्राफी, इसके अलावा आगामी यूजीसी नेट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पूर्व मैं बता दूं कि समस्त छात्र छात्राओं से मैं विनम्र अपील कर रहा हूं कि 1 मई 2021 से कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने साथियों को प्रेरित करें। तो 18 से 45 वर्ष के समस्त, चाहे अभिभावक हों, छात्र हों, छात्राएं हों, वो टीकाकरण के लिए आप प्रेरित करें। ये हमारे नैतिक कर्तव्य भी बनता है। इसलिए मैं कोरोना को जागरूक को कहूँगा कि मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसी के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो पारिस्थितिकी तंत्र पारितंत्र प्रकृति की एक आत्मनिर्भर इकाई है जहाँ प्रत्येक जैविक अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जहाँ जैविक घटक के रूप में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे शामिल हैं जो भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा टॉपिक हम देखें, खाद्य जाल, फूड वेब क्या है? पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखला हो सकती है, अर्थात खाद्य श्रृंखलाओं का एक ऐसा जाल जो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों से परस्पर जुड़ा हो, खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल के अंतर्गत एक पोषक स्तर से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हो सकता है। तो ये तो हो गया खाद्य जाल। इसके साथ खाद्य श्रृंखला क्या है कि आहार एवं ऊर्जा का पौधे से विभिन्न वर्गों के जीवों में श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरण होता है। इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, टिड्डी, पक्षी, बाज। आहार श्रृंखला बिंदु जहां आहार ऊर्जा का एक दूसरे वर्ग के स्थानांतरण होता है। अब देखेंगे इकोटोन क्या है। यह 2 या अधिक पारितंत्रों के बीच का एक जंक्शन है। उदाहरण मैंग्रोव वन समुद्री तथा स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला इकोटोन है। यह संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है चूँकि इसमें 2 पारितंत्र की परिस्थितियाँ मौजूद होती है, अतः यह तनाव का क्षेत्र होता है इकोटोन। तो ये हो गया इकोटोन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। ये क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, जिन्हें संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में परिभाषित किया है। कीस्टोन प्रजाति क्या है? प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ प्रजातियां होती है जो उस व्यवस्था में अन्य प्रजातियों की अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कीस्टोन प्रजातियों को किसी भी तंत्र या समुदाय के महत्वपूर्ण भागों में जाना जाता है। उदाहरण बाघ है, समुद्र है, ओटर, स्टारफिश जैसे विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो कीस्टोन प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके साथ बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? जब किसी जीव को विलोपन के संकट से या हानि, वे जीव जिसमें निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, उन्हें बचाने के लिए त्वरित सहायता की जरूरत होती है। यह स्थिति बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। इस संरक्षण में संकटापन्न पादपों तथा जंतुओं, उनके प्राकृतिक आवासों के अलग विशेष स्थान की अच्छी देखभाल की जाती है और उन्हें सावधानीपूर्वक संरक्षण किया जाता है। उदाहरण प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? जब किसी जीव या पेड़ पौधे को संरक्षित करने के लिए
उससे संबंधित संपूर्ण स्थान व समुदाय को सुरक्षित रखना होता है, तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद शैवाल प्रफुटन क्या है? जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की मात्रा अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रफुटन कहा जाता है। इसके कारण जलाशय का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता घट जाती है, मछलियां मर जाती हैं। ये शैवाल प्रफुटन यूजीसी नेट और एमए परिवेश के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हम देखते हैं इकोटोन क्या है। यह दो या दो से अधिक पारितंत्रों के बीच का एक जंक्शन है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन वनस्पति स्थलीय दोनों पार्श्व तंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला इकोटोन है। यह बहुत ही संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है, चूँकि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की स्थितियाँ मौजूद होती है, अतः यह तनाव का क्षेत्र होता है। क्या? इकोटोन। दो पार्श्व तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, बेसिकली क्या कहलाता है, इकोटोन के रूप में परिभाषित किया जाता है। फास्फोरस चक्र क्या है? फास्फोरस का मुख्य भंडार पृथ्वी के ऊपर परत यानी क्रस्ट भूमि पर आमतौर पर फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। अपक्षय और अपरदन के द्वारा फास्फोरस नदियों से होता हुआ महासागर तक जाता है। समुद्र में यह घुलनशील फास्फेट जम जाता है तथा लाखों वर्षों के बाद क्रिस्टलीय प्लेटों समुद्री तल के ऊपर उठकर भूमि पर फास्फोरस के रूप में प्राप्त होती है। लंबे समय बाद फास्फोरस फिर अपक्षय के जरिए नदियों द्वारा बहा लिया जाता है और रासायनिक चक्र चलता रहता है। तो ये बेसिकली क्या है, फास्फोरस चक्र के आगे इसके हम विस्तार से हम देखते हैं कि फास्फोरस चक्र के अंदर फ्रोसर्स सभी प्रकार के जीवों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यह समुद्री पारितंत्र की जल की गुणवत्ता की भूमिका निभाता है। कार्बन तथा नाइट्रोजन के विपरीत फास्फोरस वायुमंडल को प्राप्त नहीं होता, बल्कि फास्फेट चट्टानों में खनिजों से प्राप्त होता है। फास्फोरस कटाव खनन गतिविधियों का चक्र में प्रवेश करता है और झीलों से मुक्त रूप में तैरते हुए सूक्ष्म जीवों अत्यधिक वृद्धि के लिए पोषक तत्व माना जाता है। और जो ये फास्फोरस का मुख्य जो भंडार है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत यानी क्रस्ट है, भूमि पर आमतौर पर फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। अपक्षय अपरदन के द्वारा फास्फेट नदियों से होता हुआ महासागरों तक जाता है और समुद्र में घुलनशील फास्फेट जम जाता है तथा लाखों वर्षों बाद क्रिस्टल प्लेटों समुद्री तल के ऊपर उठकर भूमि पर फास्फेट के रूप में प्राप्त होती है और लंबे समय बाद फास्फेट फिर अपक्षय के जरिए नदियों द्वारा बहा लिया जाता है और यह रासायनिक चक्र कहलाता है। तो एमए परिवेश के लिए विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फास्फोरस चक्र के अंदर फास्फोरेशन सभी प्रकार के जीवों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यह समुद्री पारितंत्र एवं जल की गुणवत्ता का मुख्य भूमिका निभाता है। कार्बन तथा नाइट्रोजन के विपरीत फास्फोरस वायुमंडल से प्राप्त नहीं होता, बल्कि फास्फेट चट्टानों में खनिजों से प्राप्त होता है। फास्फोरस कटाव तथा खनन गतिविधियों से चक्र में प्रवेश करता है और इन दिनों झीलों में मुक्त रूप से तैरते सूक्ष्म पौधों में अत्यधिक वृद्धि के लिए पोषक तत्व माना जाता है। तो ये बेसिकली फास्फोरस का एक चक्रीय क्रम पाया जाता है, जिसमें हम फास्फोरस का एक चक्रीय स्वरूप के अंदर भी फास्फोरस का चक्रीय क्रम किस प्रकार पाया जाता है, जैसे कार्बन का है, नाइट्रोजन का चक्रीय क्रम पाया जाता है, उसी प्रकार फास्फोरस का एक चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रूप से पाया जाता है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। देखिए, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। वायुमंडल की गैसों का 78% योगदान है। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल यौगिकीकरण द्वारा होता है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक अर्थात इसे केवल जीव से ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं
की क्रिया और संबंधित पौधों की जड़ें, रंध्र वाली मृदा जहाँ यह वायुमंडल में पहुँचता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर नाइट्रोजन का कुछ भाग उनमें भी चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारी वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और ये नाइट्रोजन है वो विभिन्न यौगिकों के माध्यम से यानी विभिन्न घटकों के अंदर इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र में देखें तो वायुमंडल में बिजली चमकने, अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव इसका यौगीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे इसका स्वांगिकीकरण होता है। इसके बाद मृत पौधे जानवरों नाइट्रोजनी अवशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं एवं पुण्य हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता रहता है और यह चक्र चलता रहता है और इसे ही नाइट्रोजन चक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी नाइट्रोजन का एक चक्रीय रूप में प्रवाही नाइट्रोजनीकरण चक्र कहलाता है। अब कार्बन चक्र की बात करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान विघटित पौधों, पत्तों, जड़ों द्वारा CO2 गैसें मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है पौधों के ऊतकों में संचित हो जाती है। ये पौधे शारीरिक के भोजन बनते हैं। साथ ही उपयोग में किए गए कार्बोहाइड्रेट को CO2 में परिवर्तित करते हैं। श्वसन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में इसका उत्सर्जन होता है। इसे कार्बोनेटिक जंतु विभिन्न प्रकार के अपघटित करते हुए CO2 में परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये जो कार्बन चक्र है, इस प्रक्रिया के दौरान जो विघटन से पौधों, पत्तों, जड़ों CO2 गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे शाकाहारी भोजन बनते हैं। साथ ही उपयोग में किए गए कार्बोहाइड्रेट को CO2 में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में भी उसका उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कार्बन के विभिन्न यौगिकों का जो साधारणीकरण होता है। इसमें कार्बन चक्र में जीवधारियों में कार्बन पाई जाती है। सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप होता है। यह परिवर्तित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा CO2 के यौगीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है। स्टार्च सेलुलोज के रूप में भी पौधों में संचित रहता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, कार्बन विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक घटकों से स्थानांतरण होता हुआ एक चक्रीय क्रम उसका प्रवाहित होता है। जैसे पेड़ पौधा है, कार्बन इकट्ठी होती है, लकड़ी है, जलाते हैं तो कार्बन वहाँ परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट मिलती है और उसको जलाते कार्बन का स्थानांतरण होता रहता है। यही कार्बन चक्र है। अंत में इस टॉपिक को समाप्त करते कहूँगा कि परिस्थितियों की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।